हेलो एवरीवन। चलिए भाई साहब, तो स्टार्ट करते हैं हमारे अगले चैप्टर को, अगले चैप्टर के नए वाले टॉपिक को। चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है? सब चैप्टर का नाम वैसे अगर आप बात करेंगे तो दिया गया है क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि कब का है? 1932 का है। द पार्टनरशिप एक्ट जो कि कब का है? 1932 का है। हालांकि सर ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको अपन क्या करने वाले हैं? 7 टॉपिक्स में इसको अपन डिवाइड करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस जो है वो करने वाले। सो बोले एक सेकेंड, एक बात बताइए, यहां पे अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट द एक्ट, ये जो टॉपिक आप यहां पे बात कर रहे हैं, इसमें मतलब आप डिस्कशन करने वाले हो कि अगर दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर पार्टनरशिप होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो ऐसे केस में उनको क्या करना होगा? उनको बोले ये लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना। अगर दो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई पार्टनरशिप फॉर्म अगर बनती है तो ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया। आंसर इज यस सर। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि एक बंदा है जिसका नाम है ए और दूसरा एक बंदा है जिसका नाम क्या है बी। दोनों आपस में काइंड ऑफ एक दोस्त लगा लीजिए, आपस में दोस्त हैं। तो ये दोनों दोस्त मिलके डिसाइड करते हैं कि चलना भाई अपन ना आपस में मिलके एक कैफे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना पैसा यहां पे लग रहा होगा, जिसको कि मैं कैपिटल का नाम भी दे सकता हूं, तो बोले अपन दोनों मिलके यहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, और जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को बोले अपन क्या करेंगे? एग्रीड रेशो में या फिर इक्वल रेशो में अपन यहां पे शेयर कर लेते हैं। यानी कि मैं बोले 50,000 रुपए लगाने को तैयार हूं, ये कहता है मैं भी 50,000 रुपए लगाने को तैयार हूं, दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया। तो कल को जाके अगर यहां से 10,000 रुपए का प्रॉफिट आता है किसी भी साल में, तो ऐसे केस में आधा प्रॉफिट ये लेके जाएगा और आधा प्रॉफिट ये लेके जाएगा। सर एक बात बताइए, क्या यहां पे आपस में प्रॉमिस नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। मतलब ए ने भी प्रॉमिस किया कि हाँ मैं भी काम करने को तैयार हूं, और बी ने भी प्रॉमिस किया कि हाँ मैं भी साथ में काम करने को तैयार हूं। ए ने कहा कि मैं भी 50,000 रुपए लगाने को तैयार हूं, बी ने कहा मैं भी 50,000 रुपए लगाने को तैयार हूं। ए ने कहा कि 10,000 रुपए का अगर प्रॉफिट आता है, जितना भी प्रॉफिट आता है 50% ही प्रॉफिट मैं लूंगा और 50% प्रॉफिट जो है वो तुम भी ले सकते हो। सर ये तो प्रॉमिस हो गया सर। और यहां पे भी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने सामने वाले का ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये और नो? बोले हाँ। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इससे बोले आप एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, जो कि पुराने जमाने में अगर बात करी जाए, यानी कि कब से पुराने जमाने में? 1932 के पहले की बात अगर की जाए तो ये भी बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट हुआ करता था। सर ध्यान से सुनिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, कब का है? 1872 का है। तो बोले उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो वहां पे क्या दिए हुए हैं? जनरल वाले प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है, जिसको कि अपन ने कहां पे पढ़े थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसी में अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। बोले हाँ सर। लेकिन जनरल प्रोविजंस के अलावा सब बोले उसमें आपको इंडेमनिटी, ठीक है, उसके अलावा गारंटी, उसके अलावा एजेंसी, सर उनके बारे में भी दिया होता। बोले हाँ सर। अपार्ट फ्रॉम दैट बोले सर, अगर आप बोले सेल्स करते हो, सेल्स ऑफ गुड्स करते हो, तो उसके बारे में भी दिया हुआ था। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है वो बोले काफी डेप्थ वाला, काफी डिटेल वाला टॉपिक है, तो इसके लिए क्या किया गया? 1930 में एक अलग से कानून जो है वो बना दिया गया। सेम ऐसे ही अगर बोले मैं बात करूं अबाउट द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ पार्टनरशिप। सर ये भी बोले पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये वाली चीज को क्या कर दिया गया? बोले 1932 में इसके लिए अलग से एक कानून बना दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी बोले बहुत ही डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा और काफी सारे प्रोविजन जो है वो बोले यहां पे आपको दिए हुए हैं। और ये सारे के सारे प्रोविजन अगर एक ही एक्ट के अंदर रहेंगे तो आपका जो ये एक एक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? काफी कम्बरसम बन जाएगा, काफी लेंदी बन जाएगा। तो बेहतर क्या होगा कि इसके लिए बोले अपन क्या कर दे, एक अलग से कानून जो है वो बना दे। राइट? सो अकॉर्डिंगली वो चीज को यहां पे डिसाइड किया गया। और 1932 का अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे बात करूं तो 1 अक्टूबर 1932 का वो डेट था जब क्या किया गया? बोले पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बनाया गया।
कौन से वाला एक भाई साहब? बोले पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, जो कि कब का है? बोले 1932 का है, जिसको आगे चल के टाइम टू टाइम कभी कभार अमेंड भी किया गया। लेकिन हाँ, एक बात ये ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कोई भी एक्ट के बारे में बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि सर बाकी सब छोड़ो, पहले ये बता दो कि क्या जम्मू एंड कश्मीर पे ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा क्या? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। आर्टिकल 370 के एबोलिशन करने के बाद में अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करूं तो यस, इट इज एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर, यस इट इज। ठीक है, सेम थिंग अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करूं तो सब बोले इसके बारे में भी कह दिया गया। लेकिन अभी तक अगर आप बात करेंगे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो क्या कहेंगे भाई साहब? पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल अभी भी नहीं है, उसके अलावा बोले बाकी जो आपके लॉज हैं वो बोले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये पॉइंट को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। बोले ठीक है सर, लेकिन अब यहां पे बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है वो ध्यान दीजिएगा। बोले सर मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम क्या है ए, और एक बंदा है जिसका नाम क्या है बी। गॉट द पॉइंट? सर बोले ए ने अपना कोई तो भी एक उसका विचार था, सोच था कि यार कोई तो भी काम करते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी काम हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। बोले इस बिजनेस को करने के लिए क्या बोले हम दोनों साथ में मिलके काम करें क्या इस बिजनेस को करने के लिए हम बोले एक फर्म बना के चले क्या? अब ये ध्यान से भाई साहब, अगर वो बिजनेस करने के लिए ये बंदा अकेला ही काम कर रहा होता मिस्टर ए, तो ऐसे केस में उसे क्या कहा जाता? सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता। लेकिन यहां पे क्या डिसाइड किया गया? बोले यार मैं अकेला तो शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ में पार्टनरशिप करूं, बी के साथ में पार्टनरशिप करूं, और बोले मैं ये वाला काम करने के लिए तुम्हारे साथ में क्या बना लूं? फॉर्म बना लूं। अगर वो अकेले ने ही फॉर्म बनाई होती मिस्टर ए ने, तो उसे क्या कहा जाता? नॉर्मल फॉर्म का नाम दिया जाता। लेकिन अगर इसके लिए वो किसी दूसरे बंदे के साथ में मिलके काम कर रहा है तो आप इसे सिंपली नाम क्या दे सकते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म का नाम जो है वो बोले आप दे सकते हैं। अब लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर बोले दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म यहां पे बनाई जा रही होगी तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या है कि पैसा जो है वो बोले आपस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरी बात, कल को जाके बोले हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है, सॉरी आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें नुकसान भी हो सकता है, लॉस जो है वो भी अराइज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को बोले किस रेशियो में अपन आपस में शेयर करेंगे उसके बारे में भी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। दूसरी बात ये कि सर बोले आज तो अपन दो लोग मिलके यहाँ पे काम को स्टार्ट कर रहे हैं, कल को जाके ऐसा भी तो हो सकता है कि ए नाम का जो बंदा है उसकी किसी और के साथ में फ्रेंडशिप हो जाए। किसके साथ? मान लो सी नाम का कोई बंदा होगा उसके साथ में, तो क्या बोले सी नाम का जो बंदा है उसको अपन पार्टनर्स बना सकते हैं क्या? ये भी आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, राइट? क्या बोले किसी पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है? दैट इज व्हाट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या ऐसा हो सकता है? और या फिर मान लीजिए कि ऑलरेडी 1, 2 और 3 ये 3 लोगों के बीच में ऑलरेडी क्या थी? बोले पार्टनरशिप थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनमें से कोई एक पार्टनर है वो कहता है यार मेरे को ना जानना है, बोले मेरे को नहीं करना आप लोगों के साथ में काम, मैं अपना अलग से काम करना चाहता हूं, या फिर जो काम आप लोग कर रहे हो मेरे को इस काम में नहीं रहना, मेरे को कोई दूसरे टाइप का काम करना है और मुझे पैसा चाहिए। गॉट द पॉइंट? मतलब सर हो सकता है यहां पे ये बोल रहा है कि अपने को क्या करना है? डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म करना है। गॉट द पॉइंट? सर हमने हमारे सोसाइटी में, हमने मूवीज के अंदर, हमने टीवी पे, सीरियल्स वगैरह के अंदर बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं आपस में एक नया पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल शायद आपने मूवी देखा होगा, नाम क्या था? बदमाश कंपनी। शाहिद कपूर की वन ऑफ द अर्लीस्ट वाली जो मूवीज थी उनमें से एक मूवी थी, कौन सी? बदमाश कंपनी, राइट? तो उस कंपनी में वो लोग आपस में पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में काम बहुत अच्छा चलता है, अच्छे तरीके से सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बाद में सर कहीं पे मनमुटाव हो गया, राइट? कहीं पे एक दूसरे के ऊपर शक जो है वो होने लग गए, या फिर ऐसा आ गया कि यार ये काम मैं क्यों करूं, ये काम तू कर ले, वो काम तू कर ले, वो काम तू कर ले, तो ऐसे इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं।
अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऐसे केस में बेहतर होगा कि इस पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए अगर आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहां पे आता है कि आप लोगों को आपस में एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट बना लेना चाहिए जिसको नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसको, बोले पार्टनरशिप डीड जो है वो नाम इसको दिया जाता है। एंड सर बेहतर ये भी होगा कि अगर आप अपने पार्टनरशिप डीड को क्या करवा लेते हैं, बोले रजिस्टर करवा लेते हैं। सर किसके पास में, बोले सर हर एक स्टेट के अंदर देयर इज समवन कॉल्ड एज व्हाट, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं बोला, मैंने क्या कहा, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म जो है वो बोले रह सकते हैं। तो वहां जाके बोले इसको अपन क्या करवा लेते हैं, इसको अपन रजिस्टर करवा लेते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर करवाओ तो अच्छी बात है, नहीं करवाओ तो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसके अलग नुकसान रहेंगे, रजिस्टर करवाते हो तो उसके अलग से फायदे रहेंगे। क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, ये अपन अगले आने वाले 7 टॉपिक्स के अंदर में क्या करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले सर। लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर, बोले जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म है इसके बारे में सवाल आता है कि क्या ऐसा होगा कि पूरे कंट्री में एक ही रजिस्ट्रार है, क्या ऐसा होगा, तो आंसर इज नो सर। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म जो होंगे दे आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और इसके लिए बकायदा एज पर द स्टेट पार्टनरशिप रूल्स। अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, किसके हिसाब से, बोले स्टेट पार्टनरशिप रूल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका ये सोचना होगा कि मैं महाराष्ट्र में, बोले एक मेरी जगह है जिसका नाम क्या है, पुणे, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। तो बोले पुणे में मैं क्या करना चाहता हूं, पुणे में मैं बोले पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनाना चाहता हूं। तो गाइस ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुणे में पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का वो तो बोले आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको महाराष्ट्र का, कहां का बेटा, महाराष्ट्र का क्या करना होगा, आपको बोले स्टेट पार्टनरशिप रूल्स जो हैं जो कि 1989 के बने हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान से, अगर महाराष्ट्र की बात करोगे तो 89 में बने हुए हैं, किसी और स्टेट में बात अगर आप करोगे तो कोई और ईयर के बने हुए होंगे, और वहां के जो रूल्स रहेंगे वो महाराष्ट्र के रूल्स क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। सर ये रूल्स में क्या रहता है सर, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले मैं रूल्स के बारे में बात करूं, यूजुअली स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स, क्या स्पेसिफाई करते हैं, प्रोसीजर स्पेसिफाई करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई डीड का फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है क्या, अगर हाँ तो वो बता दीजिए कैसा है। ये ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपने मन से कोई भी अपना फॉर्मेट जो है वो बना लूं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर हमने जो डीड है वो रजिस्ट्रार के पास में दे दिया है, क्या इसके बाद में कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा क्या, राइट। तो ये सारी की सारी बातें जो होंगी वो आपको कहां पे दी हुई मिलेंगी, आपको ये रूल्स के अंदर दी हुई मिलेंगी। Got the point? Usually specify the procedure for registration. Procedure for registration. ठीक है। फिर उसके अलावा ऑल्ट्रेशन, अगर बोले हमने जो डीड बनाया होगा उसमें कल को जाके कोई चेंज हम कर रहे हैं, नए पार्टनर को हमने ऐड किया, पहले वाले पार्टनर को हमने निकाल दिया, राइट। क्या ऐसा कर सकते कि किसी पार्टनर को निकाला जा सके, क्या नए पार्टनर को हम ऐड कर सकते हैं, क्या उसके लिए सारे के सारे बाकी पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है, या अगर मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो चलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी, ठीक है साहब। फिर इसके अलावा इवन फॉर द डिसोल्यूशन, अगर आपको फॉर्म को डिसॉल्व भी करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा जो होगा वो आपको कहां पे मिलने वाला है, रूल्स के अंदर मिलने वाला है, जो कि हर स्टेट के हिसाब से क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर। तो चलिए भाई साहब यहां पे बात करते हैं हमारे सबसे पहले वाले टॉपिक के बारे में। क्या कहता है ये वाला टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। सब बोले इसके पहले जब आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, क्या हुआ करता था कि जो आपका पार्टनरशिप का टॉपिक था ये बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही कवर्ड था, जैसे कि आज भी
लॉ ऑफ इंडेमनिटी की बात कीजिए, लॉ ऑफ गारंटी की बात कीजिए, या फिर बोले आप एजेंसी के बारे में बात कर लीजिए, वो आज भी वहीं पे ही है, राइट। ठीक है साहब, लेकिन द लॉ गवर्निंग पार्टनरशिप इन इंडिया इज नाउ एम्बॉडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब 1932 में ये एक्ट बना था उस टाइम पे यहाँ पे आपका वर्ड हुआ करता था इंडियन, लेकिन अब ये वर्ड जो है ये यहां से हटा दिया गया है। अब क्या है, सिंपली द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, विच केम इनटू फोर्स एक्सेप्ट सेक्शन 69। अरे बाप रे बाप, सेक्शन नंबर 69 है जो कि आज तक क्या नहीं हुआ है, फोर्स में आया ही नहीं, मतलब आज तक वो इफेक्टिव नहीं है। सर क्या दिया गया उसके अंदर, करेंगे अपन आगे चल के बात, ठीक है सर। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। सर अगर बोले आप यहां पे बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, तो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932 से ये क्या हो चुका है, हमारी कंट्री में इफेक्टिव हो चुका है। मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो उनको ये वाले एक्ट को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। नाउ द पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट द एग्जॉस्टिव एक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं हमारी कंट्री में तो आपको सिर्फ यही एक्ट को देखना पड़ेगा। सेम जैसा अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में कहा था, उसमें भी यही कहा गया था कि सर अगर आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे या परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो सिर्फ सोगा को देखना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है सर। कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है या आपके पार्टनरशिप में ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है जिसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि वो साइलेंट है। तो क्या करेंगे, तो बोले ऐसे केस में आपको कहां जाना होगा, आपको बोले जाना होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पास, यानी कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके पास में आपको जाना होगा और वहां पे बोले आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सब। सबसे पहले अगर मैं यहां पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में बात करूं, क्या होता है बोले पार्टनरशिप, तो ये ध्यान से सुनिएगा। कहा गया पार्टनरशिप जो है वो बोले एक रिलेशन है। क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन। सर कितने लोग, कम से कम बोले 2 लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही लोग रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है साहब। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने इस बात का एग्रीमेंट किया है, ध्यान से भाई साहब, क्या किया है, एग्रीमेंट। Who have agreed to share the profits। से ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, क्या मैंने यहां पे लॉस बोला, क्या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को अप्रोच किया, यार सुनना मैं सोच रहा था कि अपन साथ में मिलके कैफे चालू करते हैं। आपने कहा यार कैफे पता नहीं बहुत सारे खुले हैं, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अरे होगा ना, बोल रहा हूं मैं प्रॉफिट होगा करके। आपने कहा नहीं यार मेरे को नहीं लगता प्रॉफिट होगा। यार ये बड़ी गलत बात है यार, तूने कहा कि मैं अच्छा खासा दोस्त हूं, बोले तेरा जो कहेगा साथ में करेंगे, जीना होगा तो साथ में जिएंगे, मरना होगा तो साथ में मरेंगे, और अभी तू धोखा दे रहा है। बोले देख, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को ये वाले काम के लिए पैसा लगाऊं तो मैं बोले 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूं, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो पूरा तू झेलेगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो वो मेरे को भी मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि लॉसेस को शेयर करने से आपने मना कर दिया, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बोले अपन शेयर करेंगे, राइट, ठीक है। मेन पॉइंट यहां पे क्या है, टू शेयर द प्रॉफिट। एग्रीमेंट किस बात का हुआ है कि काम अपन करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा ना वो बोले अपन आपस में शेयर करेंगे, लॉसेस में भी अपन शेयर करेंगे, या हो सकता है कि शायद शेयर ना भी करें, चलेगा, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, काम कौन करेगा, सारे के सारे जितने पार्टनर्स है सबके सब काम करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है बाय एनी ऑफ देम हु इज एक्टिंग फॉर ऑल। वापस से एक पॉइंट और, आपने क्या किया, आपने मेरे को अप्रोच किया, प्रवीण सर मेरे पास में ना मस्त बोले बिजनेस वाला आइडिया है, चलो बोले साथ में मिलकर अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सॉरी मेरी क्लासेस वगैरह होती, मेरे पास में उतना टाइम ही नहीं है कि मैं इन क्लासेस को छोड़ के बाकी कोई भी और चीज पे ध्यान दे पाऊं। ऑलरेडी मेरे पास में प्रैक्टिस का काम भी है तो वो भी मुझे देखना पड़ता है, एक और नया वेंचर में स्टार्ट नहीं कर सकता हूं। तो आपने कहा प्रवीण सर एक काम तो कर सकते हो, आप अपना पैसा तो लगा सकते हो ना, एक काम कीजिए आप पैसा लगा दो और हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाओ, बोले आप। मैंने कहा ठीक है पैसा लगाने को तैयार हूं, लेकिन मैं काम कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, एक्टिवली मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा चिंता क्यों कर रहे हो सर, हम देख लेंगे, बोले अपने आप हम कर लेंगे काम, ठीक है। लेकिन मैंने कहा प्रॉफिट में शेयर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं पैसा अगर वहां पे लगा रहा हूंगा तो कम से कम क्या रहेगा, इंटरेस्ट जो है वो आप मुझे दोगे, और या तो फिर क्या करोगे, प्रॉफिट में तो भी शेयर दोगे। एग्री अपने बीच में क्या हुआ, ठीक है सर।
हम बोले आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे, बस आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि अपन सारे के सारे मिलके काम करें, और ये भी हो सकता है कि सारे काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक ही बंदा काम कर रहा होगा, 2 लोग काम कर रहे होंगे, 3 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन सारे नहीं कर रहे। ये भी पॉसिबल है, ठीक है साहब। Persons who have entered into partnership with one another are individually called as what? वो बोले पार्टनर्स कहलाएंगे, लेकिन अगर उनको मैं कलेक्ट कर दूं एक साथ, इकट्ठा अगर मैं वहां पे कर दूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा। ये समझ में आया? द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्म नेम। उसे क्या कहा जाता है? फर्म का नेम जो है वो कहा जाता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बोले सर, अगर मान लीजिए एक पार्टी है जिसका नाम क्या है? ए, और दूसरी एक और पार्टी है जिसका नाम क्या है? बी, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच में ऐसा डिसाइड होता है कि कोई बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए? बिजनेस। बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? ये ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस को हिंदी में कहा जाता है काम। जरूरी नहीं होता कि कोई आप प्रॉफिट का काम करने वाले हो उसे ही बिजनेस कहा जाएगा, कोई भी बिजनेस सर। किसी बिजनेस को करने के लिए अगर आपने यहां पे एक फर्म बनाया होगा, अगर यहां पे आपने क्या किया होगा? एक फर्म बनाया होगा, तो ये जो फर्म आपका रहेगा इसे बोले नाम दे दिया जाएगा क्या? पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम दिया जाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। एंड सर, ये जो बोले इंडिविजुअल पार्टी होगी इसे बोले कहा जाएगा पार्टनर 1, और ये जो एक और पार्टी रहेगी इसे कहा जाएगा क्या? पार्टनर 2। अच्छा, अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले अगर मैं यहां बी के बारे में बात करूं तो ये बोले क्या होना चाहिए? सर ये एक इंसान होना चाहिए। अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो ये भी क्या होना चाहिए? सब बोले इंसान होना चाहिए। सब बोले इसमें क्या सोचने की बात है? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे स्पेसिफिकली आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो इंसान आपका है, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका नेचुरल वाला पर्सन ही रहे। सर नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है? आप एक नेचुरल पर्सन हो, मेरी बात अगर आप करोगे तो मैं भी क्या हूं? एक नेचुरल वाला पर्सन हूं। तो सर इसके अलावा और कौन सा इंसान होता है? ये ध्यान से सुनिएगा। सो बोले इसके अलावा एक और पर्सन आपका होता है जिसे आप नाम क्या दे सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब अरे मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बोले हमने, यानी कि हमारे मम्मी पापा ने पैदा नहीं किया है, बल्कि कैसा हुआ? सर बोले उसको बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट किया गया। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल पर्सन कौन सा होता है? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है एनीवन हु इज क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ। अंडरस्टूड द पॉइंट? हम लोग, लेकिन जब मैं आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बात करता हूं तो ये कौन होगा भाई साहब? बोले हु इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सब बोले लॉ का आपने कोई ऑपरेशन किया, उसके जरिए आपने क्या किया? किसी आर्टिफिशियल पर्सन को आपने पैदा कर दिया। सर ये क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइप ऑफ पर्सन? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट से, क्या? ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी हर एक कंपनी, ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हर एक पर्सन जिसको कि इनकॉर्पोरेट किया गया होगा बाय एनी लॉ, उसे कहा जाता है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो ये ध्यान से सुनिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट का नॉर्मल मतलब क्या होता है? एनीवन या एनी ऑर्गेनाइजेशन, वन की जगह बेटर टू से एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज पर एनी लॉ ऑफ लैंड। मतलब हमारे कंट्री के किसी लॉ के हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसे क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। सर एग्जांपल बताएंगे क्या प्लीज? तो ये ध्यान से भाई साहब, एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी कंपनी के बारे में तो कंपनी क्या है? सब बॉडी कॉर्पोरेट है। या फिर अगर मैं किसी एलएलपी के बारे में बात करूं, फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा। एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड
लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी। सर इसमें क्या रहता है, काइंड ऑफ एक पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है, बस इसमें ये लगा लीजिए कि जो पार्टनर्स आपके रहेंगे ना, उनकी लाइबिलिटी जो रहेगी वो बोले क्या रहने वाली है, लिमिटेड रहने वाली। इसका क्या मतलब होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। गॉट द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि कोई बैंक होगा, ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन वाली कंपनी होगी, ठीक है, जिसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो बोले इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया के बाहर कहीं पे हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई और टाइप का कॉर्पोरेशन वगैरह जो है वो होगा। ये समझ में आया? सर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो जिस इंसान के बारे में आप यहां पे बात कर रहे हो ना, जिसको बोले आप पर्सन यहां पे कहना चाह रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, वो बंदा बोले ज्यूरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। कौन सा पर्सन होना चाहिए, ज्यूरिस्टिक पर्सन। सर ये ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है, आप बोले इसको लीगल पर्सन भी कह सकते हैं। कौन सा पर्सन, बोले लीगल पर्सन, ऐसा बंदा जिसको कानून जो है वो एक इंसान मान के चलता हो, वो बोले आप इसको कह सकते हैं। लीगल पर्सन होना क्या होगा, जरूरी होगा। सर इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू वांट टू से अबाउट दैट, इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि सर जैसा कि अपन ने कहां पे पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लीगल पर्सन जो है वो वही होगा जो कि बोले क्या है, एक कॉम्पिटेंट पार्टी है, ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। सर बोलिए कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो कौन होता है, इसके बारे में अपन ने तीन बातें जो है वो अपन ने करी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। हमने कहा था एक तो बोले ये बंदा मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बंदा जो आपका रहेगा ये बोले साउंड माइंड का रहना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, ये बंदा जो होगा वो क्या होना चाहिए, अनडिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अनडिस्क्वालीफाइड, या फिर मैं को बोलना चाहिए इस चीज को, क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड बाय लॉ। सो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसको क्वालिफाइड बाय लॉ बोलना चाहिए या अनडिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, या इसको मैं बोलता हूं कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन दिया हुआ नहीं है ना कि बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, अनपढ़ भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर नॉट डिस्क्वालीफाइड का मतलब क्या होता है, वो विजय तालिया, पीरव मोदी, ठीक है, ऐसे लोग होने नहीं चाहिए। ये बात को आपको क्या करना है, ये वाली बात को बोले आपको ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड आप। चलिए ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब से बोले इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोले एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है, ये बोले किसी दूसरे नेचुरल पर्सन के साथ में क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ये समझा, यानी कि ये दोनों के बीच में जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है वो बन सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि वो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए भाई साहब, लीगल पर्सन होना चाहिए। बोले ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बोले नेचुरल पर्सन जो होगा वो बोले किसी आर्टिफिशियल पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। कौन से पर्सन के साथ में, आर्टिफिशियल पर्सन के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। मतलब ये कि अगर आप चाहें तो किसी कंपनी के साथ में भी आप क्या बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। ये समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी ने आपको कोई प्रॉमिस किया और अगर कंपनी ने वो प्रॉमिस को नहीं निभाया तो आप क्या कर सकते हो, वो कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट के पास में जाके केस वगैरह जो है वो बोले आप कर सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, बोले आपका चलिए बोले आपका जो नेचुरल पर्सन है वो किसी कंपनी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आर्टिफिशियल पर्सन है, पहला आर्टिफिशियल पर्सन जो रहेगा वो बोले दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन के साथ में भी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने शायद कई बार ये सुना होगा कि कोई एक कंपनी है,
नाम है सैमसंग, ठीक है, वो उसने क्या किया था, उसने बोले कोई दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, नाम है एप्पल, ठीक है। या रिसेंटली शायद आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा भी होगा कि गूगल ने एप्पल को पिछले साल $10 बिलियन पे किया था ताकि उसके डिवाइसेस के ऊपर गूगल क्रोम जो है उसको एज अ सर्च इंजन यूज किया जा सके, राइट। और फिर उसके बाद में अगले साल बोले $15 बिलियन जो है इसी काम के लिए क्या किया गया, पे किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्टीज के बीच में, जो कि बेसिकली क्या है, एक कंपनी है, इनके बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये समझ में आया, बोले ठीक है सर। तो जिनके साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उन पार्टीज के साथ में आपका पार्टनरशिप जो है वो भी बोले किया जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंपनी के और किसी एक एलएलपी के बीच में पार्टनरशिप हो जाए? यस सर, इट इज पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एलएलपी और किसी दूसरी एलएलपी 1 और एलएलपी 2 के बीच में पार्टनरशिप हो जाए? यस सर, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म और किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए? तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये बोले नहीं हो सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज द लॉज इन इंडिया, फॉरेन का हमको नहीं पता बोले, ठीक है, लेकिन द लॉज इन इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज पार्टनरशिप फर्म एज अ लीगल पर्सन, ठीक है, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड। इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। अंडरस्टूड द पॉइंट, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात। बोले ठीक है सर, ये जो पॉइंट है वो अपने को क्या हो गया, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से क्या पढ़ा अपन ने यहां पे, हमने कहा कि पार्टनरशिप जो है दो लोगों के बीच में एक रिलेशन है, पार्टनर 1 और पार्टनर बी के बीच में जो बोले बिजनेस करने का आपका रिलेशन होगा उसे कहा जाता है क्या, पार्टनरशिप। गॉट द पॉइंट, जिसमें बेसिकली क्या होगा, इस पार्टनरशिप फॉर्म में बोथ द पार्टीज एग्री, both the parties agree to share the profit, ठीक है। क्या शेयर करने की बात की जा रही है, बोले प्रॉफिट जो है ना उसको बोले यहां पे क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले। गॉट द पॉइंट, एंड मे नॉट बी लॉसेस एंड मे नॉट बी, ठीक है, ये मैं अपने इससे बोल रहा हूं, आगे चल के अपन ये वाली बात पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि शायद वो लॉसेस जो हैं उनको क्या नहीं करने वाले हैं, बियर नहीं करने वाले। गॉट द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। लेकिन साथ में क्या बोला गया है, कैरीड ऑन बाय द ऑल, मतलब जो ये आपका बिजनेस रहेगा, इस बिजनेस के बारे में बात की जा रही है। द बिजनेस मे बी कैरीड बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो बोले वहां पे एक्टिवली काम कर रहे होंगे शायद, ठीक है, या फिर और बाय एनी वन ऑफ देम, या नॉट एग्जैक्टली वन, इसको क्या बोलेंगे, एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ, सब बोले हो सकता है कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो हैं वो बोले वहां पे काम कर रहे, एनी ऑफ देम, बट दे आर एक्टिंग फॉर ऑल। सर लेकिन एक बात बताइए, यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, अगर बोले सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, कितने, सारे के सारे, ऑल, अगर सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो काम करते हैं तो बोले ठीक है, बात समझ में आ गई कि सभी लोगों का इंटरेस्ट है, सभी लोग काम कर रहे हैं। बट अगर कोई एक पार्टनर होगा या 2 पार्टनर्स होंगे जो सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो यहां पे एक बात समझ में आ रही सर,
क्या? अगर मैं अपने ही बिहाफ पे काम कर रहा हूं मतलब कि मैं मालिक हो गया? बोले हाँ। लेकिन अगर मैं दूसरे के भी बिहाफ पे काम कर रहा हूं तो क्या मैं एजेंट भी कहलाऊंगा क्या? तो आंसर इज यस सर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या कहेंगे भाई साहब कि सर अगर बोले मैं यहां इस पार्टनर के बारे में बात करूं, यहां से निकालता हूं इस चीज को मैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर अ पार्टनर इन अ फर्म, इन अ फर्म इज, सबसे पहली बात, ओनर इन द फर्म, इन द फर्म, बट एज वेल एज, सॉरी, firm, but as well as agent on behalf of अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ये अगेन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि आपने भी क्या बोला सर, बोले डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि जो बिजनेस रहेगा, हो सकता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो बोले एक्टिवली मिलके क्या करेंगे? बिजनेस को करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई साहब हम तो एक्टिवली काम नहीं करने वाले, पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए, आप डिसाइड करो। बोले दिस इज योर ड्यूटी, आप इसके बारे में क्या करोगे? डिसाइड करोगे। ऐसा हो सकता है, ये समझ में आया? तो ऐसे केस में अगर पूरे फर्म के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होगा तो क्या कहा जाएगा कि वो बंदा बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे एजेंट का काम कर रहा है। ये समझ में आया? तो एक पार्टनर जो होता है वो ड्यूअल कैपेसिटी में होता है। सबसे पहली बात, वो बंदा बोले आपके फर्म में ओनर भी है क्योंकि उसका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और दूसरा पॉइंट वो बोले क्या है? ही इज ऑल्सो द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। क्योंकि अगर वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपने आप को तो लायबल बना ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ में जो उसके बाकी पार्टनर्स होंगे उनको भी क्या कर रहा होगा? लायबल बना रहा होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अब ये ध्यान से, सो बोले ही विल बी कॉल्ड एज पार्टनर इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब वो क्या बोलेगा? वो अपने आप को बोलेगा कि मैं यहां पे पार्टनर। बट अगर मैं ये दोनों पार्टनर्स को ऐड कर दूं तो क्या कहा जाएगा? दोनों को एक फर्म बुलाया जाएगा। ये समझ में आया? जैसे कि अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअली वो लोग मेंबर्स कहलाते हैं, बट अगर मैं उनको कलेक्टिवली बोलूं तो क्या कहलाएंगे? कंपनी कहलाएंगे, क्योंकि दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे एक बात और ध्यान से सुनिएगा। सर बोले अगर मैं ये पार्टनर्स के बारे में बात करूं, ठीक है, दीज पार्टनर्स ऑलवेज हैव सॉरी ऑलवेज हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, comma, if the firm is unable to pay its debt towards that party। सर इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक था बोले पार्टनर ए, दूसरा था पार्टनर बी। पार्टनर ए हो गया और पार्टनर दूसरा कौन सा हो गया? बी हो गया। बोले ठीक है। बोले भाई साहब अब मान लीजिए कि पार्टनर ए और बी ने मिलके क्या किया, इन्होंने बोले एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम दिया ए बी एंड कंपनी। ठीक है, ए बी एंड कंपनी, इन्होंने एक फर्म बनाई और इस फर्म के जरिए इन्होंने क्या किया? मार्केट में लोगों के साथ में काम किया, आउटसाइडर्स। ठीक है, हो सकता है कि ये आउटसाइडर ने क्या किया, आपकी जो ये फर्म थी इनको बोले सप्लाईज प्रोवाइड करी। ठीक है, सप्लाई दिया, जिसके लिए पैसा जो है वो बनता था कितना? बोले 5 लाख रुपया। गॉट द पॉइंट? और आपकी फर्म क्या करती? ये 5 लाख रुपए का जो सप्लाई आया इससे बोले मार्केट में बिजनेस करती, और बिजनेस करके क्या करती? बोले प्रॉफिट जो है वो बोले अर्न करती शायद।
लेकिन सर एक्सट्रीमली सॉरी, कोरोना वगैरह आ गया जिसकी वजह से आपका जो रॉ मटेरियल हमारे पास में आया था उसको बोले हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए और कोई बिजनेस ही नहीं कर पाए। सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हारा बिजनेस हुआ या नहीं हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने अगर आपको 5 लाख रुपए दिए होंगे या 5 लाख रुपए का काम अगर आपको मैंने करके दिया होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे मेरा पैसा चाहिए रहेगा? बोले हाँ सर। अगर फर्म ये पैसा नहीं दे पा रही है तो ये पैसा ए नाम का जो बंदा होगा उसे भी पे करना पड़ेगा और बी नाम का जो बंदा होगा उसे भी पे करना पड़ेगा। ये समझ में आया? और सर भले ही कुछ भी आपने एग्री किया था पार्टनरशिप डीड में, वी डोंट नो अबाउट दैट, आउटसाइडर क्या कहता है, मेरे को चाहिए मेरा पूरा पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कल को जाके बी नाम का जो बंदा है वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया, एग्जाम्पल, राइट, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपया जो है वो ए को पे करना पड़ सकता है उस आउटसाइडर को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रक्स ऑफ द पार्टनरशिप। और वहां कहां कहां पे क्या क्या पॉइंट आएगा। अब हो सकता है ए कहेगा यार मेरे साथ तो गलत हो गया, बी वाला जो बी नाम का जो बंदा उसको कहेगा मेरे साथ तो गलत हो गया, सर ये 5 लाख रुपए जो है क्या मैं ये बी से रिकवर कर सकता हूं, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं, राइट। ये सारी की सारी चीजें जो है वो अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो इसका फोटो जो है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। गॉट द पॉइंट? चलिए भाई साहब, फिलहाल इस क्लास को यहीं पे ही करते हैं एंड मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।